Hello students, yes, beast mode on. So namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Welcome back to Serene पाठशाला. ये जो वीडियो है अगली शानदार वीडियो है आप लोगों की प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए. ये 100 मिनट्स में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम 100 क्वेश्चंस के द्वारा कवर करने वाले हैं. इस वीडियो का बेस्ट उपयोग आप कैसे करेंगे? टाइमर लगा के बैठे, टाइमर लगा के जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं फटाफट से आप उन क्वेश्चंस को एक क्विज की तरह लेंगे और आफ्टर 100 मिनट्स यू विल कमेंट योर स्कोर आउट ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के माध्यम से हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिविजन भी हो रहा है. सो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. ये क्विज में 100 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहा वो आप मुझे कमेंट में वीडियो के बाद में ज़रूर बताइएगा. और कौन से कॉन्सेप्ट्स, कितने नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने मिले वो भी बताइएगा. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ साथ. एंड सरीन पाठशाला एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि सरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर डेली फ्री टेस्ट हो रहा है. डेली फ्री टेस्ट्स. नाउ दीज टेस्ट्स इंग्लिश की टेस्ट हैं ये, एंड ये टेस्ट्स ना कि सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर है बल्कि आपको आपका रैंक बताएगा. जितने भी स्टूडेंट्स वो क्विज ले रहे हैं, वो टेस्ट ले रहे हैं, उतने स्टूडेंट्स के बीच में आपका रैंक क्या है वो भी आपको पता चलेगा. आपके वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है ये भी आपको पता चलेगा. और एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ में आप लोगों को इस टेस्ट का रिजल्ट टेस्ट के तुरंत बाद डेली मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द सरीन पाठशाला एप्लीकेशन एंड क्विकली गो एंड एंजॉय दिस वीडियो. 100 में से आपका स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और कितने नए कॉन्सेप्ट सीखे वो भी ज़रूर बताइएगा. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. गो एंड एंजॉय द वीडियो. गुड लक. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने. देयर वर नो लेस than 50 persons present in the room. चलिए फटाफट बताइए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है. बिल्कुल सही, आपका एरर है बी पार्ट में. कैसे? 50 persons यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है. लेस तो हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. तो कौन से शब्द का प्रयोग करें? फ्यू. अब क्योंकि यहाँ पे दैन आ गया है तो फ्यू के दैन के पहले तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, तो हम यूज करेंगे फ्यूअर. द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट. इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट. चलिए बताइए फटाफट आपको किस पार्ट में एरर लग रहा है. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. जितने भी बच्चों ने आंसर बी मार्क किया है बिल्कुल सही, शाबाश. याद रखना बच्चों, वर्थ के बाद जब आप V1 प्लस ING लगाते हो तो वर्थ के बाद V1 प्लस ING लगाने के बाद ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. और ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद लिखा जाता है. ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद लिखा जाता है. यानी कि आप कहेंगे इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग. आप कहेंगे इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग. डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग. चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने. द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर. The meeting was postponed because only a few number of persons were present there. ओके, बहुत बढ़िया. अब आप कहेंगे कि मैम पर्सन्स तो आ गया, तो क्या हम यहाँ पे फ्यू यूज कर सकते हैं? बच्चों जब भी नंबर वर्ड आ गया तो हम इसको फ्यू नंबर नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे स्मॉल नंबर. हम कभी भी स्मॉल नंबर कहते हैं, तो एरर है बी पार्ट में. So the meeting was postponed because only a small number of persons. नंबर कैसा था? नंबर स्मॉल था. ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि जो वहां पे व्यक्ति मौजूद थे उनकी संख्या बहुत कम थी, तो संख्या कम, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर. अगला सेंटेंस. इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर दैन ब्यूटिफुल. किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर दैन ब्यूटिफुल. इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन का मतलब होता है सबकी राय में. शी इज, वो
समझदार ज्यादा है, खूबसूरत तो है ही लेकिन खूबसूरत से ज्यादा समझदार है। जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं की आप बात करते हैं तो जो विशेषता ज्यादा है उसके लिए आप मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे मोर वाइज। इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज दैन ब्यूटिफुल। सो एरर है आपका बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी, ये पहली बार है। आई सी, जब आप V1 यूज करते हैं तो ये तो हैबिट बताता है, ये हैबिट तो है नहीं। आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये पहली बार है जब मैंने इतना इंटरेस्टिंग मूवी देखा है, तो आप कहेंगे आई हैव सीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is difficult for anyone to run on a slippery surface. Slippery का मतलब होता है फिसलन, ऐसा सरफेस जहां पे फिसलन बहुत ज्यादा हो। It is difficult for anyone, किसी के लिए भी मुश्किल है। टू के बाद वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सो एरर है सी पार्ट में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, more than one player have been shortlisted for the scholarship. More than one player have been shortlisted for the scholarship. Very good. Remember, हमारे पास दो structures होते हैं बच्चों, more players than one, more players than one, और दूसरा है more than one player, more than one player. more के तुरंत बाद नाउन आएगा तो प्लूरल में आएगा और इसके साथ वर्ब भी आपका प्लूरल वर्ब होगा। more than one के बाद आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ये आपका PCN था, और इसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। so more than one player has, more than one player has, so error है B part में। The next question, neither the teachers nor the principal were present in the function. Neither the teachers nor the principal were present in the function. Very good, बहुत अच्छे। error है C part में। मैम क्या, जब भी हम neither nor से दो subjects को जोड़ते हैं, this is subject 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2, हम हमेशा वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब यूज करेंगे। द प्रिंसिपल तो सिंगुलर है तो हम कहेंगे वॉज। नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। सैंडी इज नॉट एबल टू कोप अप विथ द एग्जाम स्ट्रेस, और ये है हमारे एग्जामिनर्स का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन। हालांकि इसके पहले वाला भी एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन था। सैंडी इज नॉट एबल टू कोप अप विथ द एग्जाम स्ट्रेस। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं आएगा। कोप विथ का मतलब होता है हैंडल करना। सो सैंडी जो है एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। सैंडी इज नॉट एबल टू कोप विथ द एग्जाम स्ट्रेस, सो द एरर इज इन द बी पार्ट। एंड आज का आखिरी सवाल, the recent incidents of theft amply illustrate about the loopholes. Loopholes का मतलब होता है कमियां, खामियां in our security system. The recent incidents of threat amply मतलब काफी हद तक, illustrate का मतलब होता है दर्शाना, illustrate about the loopholes in our security system. Very good. The error is in the B part. The recent incidents of thefts यानी चोरियां, डकैतियां, the recent incidents, actually इसको हम सिर्फ theft कहेंगे, चोरियां। The recent incidents of theft illustrate, demonstrate, describe, ऐसे शब्दों के बाद हम about use नहीं करते हैं। The recent incidents of theft amply illustrate the loopholes in our system. So error है B part में। He is my cousin brother
who works as a doctor. He is my cousin brother who works as a doctor. सबसे पहला क्वेश्चन, किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, कजिन ब्रदर हमारा सुपरफ्लुअस हो जाता है. कजिन के साथ में हम ब्रदर, कजिन के साथ में हम ब्रदर या सिस्टर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं. कजिन के साथ में हम ब्रदर या सिस्टर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कजिन भाई है या बहन है वो तो यहाँ से पता चल जाता है. आपने कहा ही इज माई कजिन, तो जब आपने कहा ही इज माई कजिन, सो इसका मतलब कि वो भाई है. अगर बहन होती तो आप कहते हैं शी इज माई कजिन हु वर्क्स एज अ डॉक्टर. सो एरर है आपका बी पार्ट में. अगला क्वेश्चन, 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. मतलब एक महीने में अगर आप 85,000 कमा रहे हैं तो ये काफी बड़ी राशि है. 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. Very good. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. 85,000 rupees, अगर आपको 85,000 rupees, आपने क्योंकि इसकी गिनती नहीं की है, आपने इसको एक जमा राशि इकट्ठे आपने काउंट किया है. जब आप इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और ये बिल्कुल सही है. इसके लिए एक हिंट हमेशा सेंटेंस में होता है. अ लार्ज सम ऑफ मनी, अ बिग सम ऑफ मनी, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, अ ग्रेट डिस्टेंस. ठीक है, सो यहाँ पे अ कहकर कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखा होगा. सो आप इससे समझ जाएंगे कि इसको हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब होगा. सो बिल्कुल इस सेंटेंस में नो एरर है. अगला क्वेश्चन, आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट. आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट. ऑन माई वे मतलब रास्ते में. कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था. तो मार्केट जाते वक्त रास्ते में मुझे एक सज्जन मिले. एक सज्जन जब भी हमें कहना होता है, क्योंकि हम इस जेंटलमैन को जानते नहीं है ना, तो इसीलिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे आएगा अ जेंटलमैन. सो एरर है ए पार्ट में. बिल्कुल सही. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया. रीसेंट मतलब हाल फिलहाल का, हैपनिंग का मतलब होता है घटना. रिमेंबर, हैपन का मतलब होता है घटित होना, ये एक वर्ब है, और हैपनिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है घटना, घटना या फिर वारदात. ठीक है, सो जो हाल ही का वारदात था, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है. द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया. एब्सोल्युटली, पुलिस एक ऐसा नाउन है जिसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे आर. सो एरर है ए पार्ट में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुमारो इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, if tomorrow is declared a holiday, we shall go to a picnic. If tomorrow is a declared holiday, we shall go to a picnic. किस पार्ट में एरर लग रहा है? बिल्कुल सही, द एरर इज इन द डी पार्ट. जितने भी बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है वो बिल्कुल सही है. गो के साथ में आप टू तब लिखेंगे जब यहाँ पर कोई प्लेस होगा, जैसे गो टू लंदन, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई. लेकिन यहाँ पे तो पिकनिक है. पिकनिक यानी कि ये कोई जगह तो है नहीं, ये मकसद है. सो आप कहेंगे गो फॉर. आप पिकनिक के लिए जाएंगे, पिकनिक पर, छुट्टियों पर जाएंगे, घूमने जाएंगे. गो टू अ प्लेस, गो टू मुंबई, गो टू दिल्ली कहेंगे, लेकिन गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ ट्रिप. ठीक है. The next question, the USA is aiming at double its bilateral trade with India by 2015. The USA is aiming at double its bilateral trade with India by 2015. Very good. The error is in the B part. Error है B part में. क्या error है मैम? याद रखना बच्चों, कभी भी at या कोई भी preposition के बाद में जब verb आता है तो हम इसके साथ में V1 plus ing लिखेंगे. The USA is aiming at doubling its bilateral trade. Doubling its bilateral trade. ठीक है. इसी तरह के कुछ और भी phrases होते हैं, जैसे हम कहते हैं desirous of. desirous मतलब इच्छुक. desirous of, जैसे आप कहेंगे I am desirous of getting a good rank. of get a good rank नहीं कहेंगे, getting a good rank.
या अ गुड जॉब, अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं तो आप गेटिंग अ गुड जॉब लिखेंगे, आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो गेटिंग अ गुड रैंक लिखेंगे या गेटिंग अ रैंक लिखेंगे, राइट। सो इसी तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डिजायरस ऑफ के बाद में आप V1 प्लस ING लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एमिंग एट, एम एट प्रेपोजिशन से फिनिश हो रहा है तो उसके बाद का वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म में लिखेगा। द नेक्स्ट वन, नाइदर राजू इज इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल ही एक्सपेक्ट्स अ हैंडसम सैलरी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि ना तो बुद्धि होगी, ना इंटेलिजेंट होंगे, ना मेहनत करना है, लेकिन सैलरी हैंडसम चाहिए। हैंडसम सैलरी, हम देखो हैंडसम का मतलब होता है अच्छा दिखने वाला, लेकिन यहाँ पे सैलरी के साथ में हैंडसम सैलरी वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छी तनख्वाह। नाउ नाइदर राजू इज, नाइदर नॉर, इन शब्दों के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, कल हम लोग ने नाइदर नॉर का एक कॉन्सेप्ट समझा था जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज करते हैं। आज हम नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के हिसाब से देखेंगे। नाइदर नॉर के बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आया तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा तो यहाँ पे भी नाउन आएगा, यहाँ वर्ब आएगा तो यहाँ भी वर्ब आएगा। अब इस चीज का बैलेंस हम कैसे बनाएं, बस समझ लीजिए कि ये बैलेंस बनाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बैलेंस कैसे बनाएंगे, अब इस राजू को देखिए, नाइदर के बाद में राजू इज इंटेलिजेंट है और यहाँ पे नॉर के बाद में सिर्फ हार्डवर्किंग एडजेक्टिव है। तो एक काम करते हैं, इस राजू इज को उठा के यहाँ पे आगे लिख देते हैं। Raju is neither intelligent nor hardworking and still he expects a handsome salary. अब सेंटेंस हमारा बैलेंस में आ गया है और हमारा एरर है ए पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर। रिमेंबर, टर्न अ डेफ ईयर एक इडियम है जिसका मतलब होता है अनसुना कर देना। टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस, यानी कि भारतीय सरकार शांति प्रस्ताव का संदेश या सलाह दे रही थी, जिसको पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनसुना कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस। एब्सोल्युटली जिन बच्चों को लगा है कि एरर है सी पार्ट में, वो बिल्कुल सही है। एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या बिल्स। यहाँ पे एडवाइस का मतलब हम सलाह कह रहे हैं, तो हमें वर्ड यूज करना है ADVICE, एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह, जो कि अनकाउंटेबल है। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना, सुधार लाना। द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कोई भी प्रयास नहीं कर रही है या गवर्नमेंट दर्द नहीं उठा रही है पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने के लिए। पेन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयास, कोशिशें। यहां पर हमारा अर्थ है प्रयास, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेन्स लिखेंगे और एरर है सी पार्ट में, एरर है सी पार्ट में। चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, शी sang वेरी वेल, isn't it? She sang very well, isn't it? ओके, अब ये सेंटेंस जितने भी बच्चों को लग रहा है सी पार्ट में एरर है, वो बिल्कुल सही है। शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की। देखिए, sang क्या है भाई? V2 है। जो भी हमारे सेंटेंस का टेंस होता है उसी के मुताबिक हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन टैग आएगा didn't, हमारा क्वेश्चन टैग आएगा didn't, और जो हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही प्रोनाउन बन के क्वेश्चन टैग में आता है, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा didn't she। अब चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड a number of criterions for the post. The manager put forward a number of criterions for the post. Very good. So the error is criterions. A, B पार्ट में एरर है क्योंकि ON एंडिंग जो भी वर्ड होते हैं, ON एंडिंग जो वर्ड होते हैं उनका प्लूरल हम ON को हटा के A लगा के करते हैं, यानी कि अगर आपका वर्ड है क्राइटेरियन तो इसका प्लूरल, अगर आपका वर्ड है क्राइटेरियन तो इसका प्लूरल हम लिखेंगे क्राइटेरिया, हम इसका प्लूरल लिखेंगे क्राइटेरिया।
अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा? फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। हॉलीडेज क्या, खैर कोरोना के टाइम में तो छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही है। सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। यस, वेरी गुड। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। क्यों? क्योंकि मिसचिफ यानी मस्ती, और मस्ती को गिना थोड़ी जा सकता है कि वो एक मस्ती कर रहा है, दो मस्ती कर रहा है। मस्ती तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी अनकाउंटेबल का आपने प्लूरल बनाया भी, जैसे एयर, वाटर, सैंड, सो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स का अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एयर का मतलब है हवा, लेकिन एयर्स का मतलब है शो ऑफ, दिखावा। वाटर का मतलब है पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है सीज, ओशंस। सैंड का मतलब होता है रेत, लेकिन सैंड्स का मतलब हो जाता है रेगिस्तान। सो अगर आप अनकाउंटेबल नाउन, कुछ, सारे नहीं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाते भी हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। खैर, ये एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, मीनिंग चेंज होना दूर की बात है। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। मतलब जो पहले दो लोग आएंगे वो लकी रेसिपिएंट्स होंगे एक सरप्राइज गिफ्ट के। तो चलिए बताइए आपका एरर किस पार्ट में है? The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. Absolutely, बहुत अच्छे। The error is in the A part. टू फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोल के हम ऑर्डर बताते हैं तो इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। और 1 2 3 4 जिससे कि आप संख्या बताते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ध्यान रहे, OC ऑर्डर हमेशा रहेगा। पहले ऑर्डर बताइएगा और फिर उसके बाद में नंबर, यानी कि द फर्स्ट टू टू अराइव, द फर्स्ट टू टू अराइव were the lucky recipients of a surprise gift. The next question, alms are given to the poor. Alms are given to the poor. Very good. Alms का मतलब होता है दान दक्षिणा। Alms का मतलब होता है दान दक्षिणा। Alms are given to the poor. अब जब भी हम आर्टिकल द किसी एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं, ध्यान रहे ये एडजेक्टिव था, मूल रूप से ये एडजेक्टिव था, ये विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है शब्द, लेकिन अगर उसके सामने आपने आर्टिकल द लगा दिया तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। और आपको एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपने द पुअर कहा, इसका मतलब हो गया सभी गरीब लोग। द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब लोग। द रिच का मतलब होता है सभी अमीर लोग। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द एरर इज इन द सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज रिजन दिस ईयर बाय एज मेनी एज 50%. The number of applications has risen this year by as many as 50%. Very good. Remember, the number of के साथ में हम singular verb use करेंगे और यहाँ पे singular verb है। a number of के बाद हम use करते हैं plural verb। मान लीजिए अगर यहाँ पे a number of applications होता तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता have। a number of के साथ हम हमेशा plural verb use करते हैं, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो एरर है नहीं, एरर है आपका सी पार्ट में। 50% संख्या नहीं मात्रा बता रहा है। हम कहते हैं ना 50%, ठीक है। सो 50% संख्या नहीं मात्रा बता रहा है और इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे एज मच एज 50%, एज मच एज 50%। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। राम is as good if not better than they. बहुत अच्छे। The error is in the A part. Students remember, comparison के लिए आप as adjective as यूज करते हैं और इससे हम समानता बताते हैं। जैसे मैंने कहा I am as good as you, मैं उतनी अच्छी हूँ जितने कि आप। So as good as, और यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करते हैं तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है।
यहाँ पे ये दूसरा वाला जो एज था ये मिसिंग था. राम इज एज गुड एज. इफ नॉट, दैन के पहले तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ये यहाँ पे है. ठीक है, ये वाला जो तुलना हम जब बराबरी बताते हैं, है ना, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा नहीं हुआ है. सो द एरर इज इन द ए पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन. अब द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर का नाम है. द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर. The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper. बहुत अच्छे. The error is in the C part. Improvement हम लिखेंगे any other. मैम कैसे पहचाने? ध्यान रहे, अगर यहाँ भी न्यूज़पेपर है, यहाँ भी न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे अदर लगा देना. जब सेम कैटेगरी दोनों जगह होगा कंपैरिजन में, तो अदर लगा देंगे. अगर यहाँ पे सेम कैटेगरी नहीं है, मतलब यहाँ पे तो न्यूज़पेपर है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया, तो अदर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी. खैर, यहाँ पे तो न्यूज़पेपर ही है, और न्यूज़पेपर का कंपैरिजन हो रहा है, तो एनी अदर लिख देंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम. I will buy the book when the revised edition will come. Okay, I will buy the book when, जब मैं बुक खरीदूंगा. जब रिवाइज करना, हम कहते हैं ना कि एग्जाम के पहले हमें सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, मतलब दोबारा से उन पर से नजर फेरना है. अब रिवाइज है क्या? वर्ब. रिवाइज है क्या? वर्ब. लेकिन बच्चों, जब हम वर्ब को किसी नाउन के पहले लिखते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, तो वो या तो V3 या तो V1 प्लस ING फॉर्म में होगा. V3 या फिर V1 प्लस ING फॉर्म में होगा. अगर एक्शन कंप्लीटेड दिखाता है तो हम V3 यूज करेंगे. रिवाइज्ड एडिशन मतलब रिवाइज किया हुआ एडिशन. अब किया हुआ मतलब हो चुका है एक्शन, तो आप यहाँ पे कहेंगे रिवाइज्ड एडिशन. आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज्ड एडिशन विल कम. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट cowardly. A soldier is taught never to fight cowardly. Okay, अब देखिए cowardly, ध्यान रहे coward एक नाउन है. coward एक नाउन है, और अगर आप नाउन में ly ऐड करते हैं तो ये बन जाता है adjective. ये बन जाता है adjective. कैसे नहीं लड़ना है? फाइट की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे in a cowardly manner. in a cowardly मैनर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एडवर्ब की जरूरत है. एडवर्ब की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं वर्ब की. अगर हम सोल्जर की विशेषता बताते, यानी कि अगर हम कहते हैं अ सोल्जर इज नॉट, अगर हम सोल्जर की विशेषता बताते अ सोल्जर इज नॉट कावर्डली. सोल्जर यानी कि सिपाही आपका डरपोक नहीं होता है, कायर नहीं होता है ना, तब यहाँ पे आप कावर्डली लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम फाइट कावर्डली, कैसे लड़ता है, कैसे सिखाया जाता है कि कैसे नहीं लड़ना है, कायर की तरह नहीं लड़ना है, ये सिखाया जाता है उसे. तो इसीलिए हम लिखेंगे इन अ कावर्डली मैनर. द एरर इज इन द बी पार्ट. शाबाश. मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली दैन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड. देखिए यहाँ पे भी मैंगो आ गया, यहाँ पे भी फ्रूट आ गया, और इसीलिए यहाँ पे एनी अदर आ गया था, मतलब यहाँ पे तो एरर नहीं है. मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली दैन any other fruit of this world. शाबाश. the error is in the B part. जितने भी बच्चों ने B मार्क किया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. the error is in the B part. आप बोलेंगे मैम कैसे? बेटा कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको हम कहते हैं 5 सेंस ऑर्गन वाले verbs, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, साउंड. स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, लुक, है ना. तो ये जो है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, ये आईज से आप देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर्स से हम साउंड सुनते हैं, और स्किन से हम फील करते हैं, है ना. सो ये 5 सेंस ऑर्गन वाले वर्ब्स के तुरंत बाद हम हमेशा एडजेक्टिव लिखते हैं, और इसीलिए हम लिखेंगे मैंगोज टेस्ट. मैंगोज टेस्ट, पहली बात तो आप यहाँ पे मोर हटा के स्वीटर लिखेंगे. मैंगोज टेस्ट स्वीटर, हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है ना, सो हम लिखेंगे मैंगोज टेस्ट स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो द एरर इज इन द बी पार्ट. Now, the first question is, it is time you decide on your next course of action. It is time you decide on your next course of action.
याद रहे, जब भी हम इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम ऐसे स्ट्रक्चर्स वाला सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब हमारा V2 फॉर्म में आता है, यहाँ पर तो नहीं है, सो इसीलिए हमारा एरर है बी पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ आइदर डम और डेफ इफ नॉट बोथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज़ आइदर डम और डेफ इफ नॉट बोथ। नाउ आइदर और पेयर भी ठीक है, आइदर के बाद और के बाद दोनों के बाद भी नाउन है, ये भी ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। इफ़ नॉट बोथ, अब देखिए ये जो शब्द है बोथ, बोथ बहुत ही पॉजिटिव सा शब्द है और इसके साथ में हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारे पास दोनों नहीं के लिए एक वर्ड है भी, नाइदर, सो हम यूज़ करेंगे वर्ड नाइदर का। सो द एरर इज इन द सी पार्ट, द एरर इज इन द सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द pupils stood up respectively as the guru entered the room. All the pupils stood up respectively as the guru entered the room. अब देखिए all the pupils, सारे विद्यार्थी, stood up वर्ब है V2 फॉर्म में, entered के साथ में बच्चों आपको बता दूं entered के साथ अगर हम प्लेस मेंशन करते हैं तो entered के साथ हमें into लिखना है, इंटू नहीं लिखना है। लेकिन अगर प्लेस नहीं होगा, यानी कि जैसे कि अग्रीमेंट हो गया, ट्रीटी हो गया, एंटर्ड इनटू एन अलायंस, एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, सो वहाँ पे हम इनटू लिखेंगे। ये भी बहुत कॉमन एरर है, ध्यान रखिएगा। सो ऑल द pupils stood up respectively as the guru entered the room. ओके, वेरी गुड। सो रिस्पेक्टिवली का तो मतलब है क्रमशः, हालांकि यहाँ पे हमें कहना है रिस्पेक्टफुली, हमें यहाँ पे कहना है रिस्पेक्टफुली। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगी बच्चों, क्योंकि मैं भी फ़िलहाल मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया है और पहली वाली रिकॉर्डिंग आई डोंट नो हाउ वो गड़बड़ हो गया था। अभी आपने देखा होगा 10 बजे एक गलत रिकॉर्डिंग चली गई थी, है ना। सो पहले वाला रिकॉर्डेड फाइल भी इरेज हो गया है। सो रिस्पेक्टफुली नोट कर लेंगे, ऑल द pupils stood up respectfully as the guru entered the room. Now the next question, he asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. अब आप जानते ही हैं कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है तो हम दैट के साथ में वेदर नहीं यूज़ करते हैं, दैट के साथ में वेदर यूज़ नहीं करते हैं। ये दोनों भी हमारे रिलेटिव कंजंक्शंस का काम कर रहे हैं जिनका ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड हर वेदर, हम आस्क्ड के साथ में सिर्फ वेदर रखेंगे। ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड लास्ट वीक व्हेन शी वाज ऑन लीव। द नेक्स्ट, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड व्हाई हैड दे लेफ्ट सो सून। डिड के साथ में हम V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, डू, डज, डिड, तीनों के साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. अब देखिए where, why, जब भी WH वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस के बीच में तो उनके बाद पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद वर्ब आता है। तो यहाँ पे तो है, इस वाले वाई के बाद देखिए यहाँ पे पहले वर्ब आया है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि एरर है आपका सी पार्ट में। Why they had left so soon. The next question. The call of the seas have always found an echo in me. Call of the seas मतलब समुद्र का बुलावा। Echo का मतलब होता है गूंज, in me. So समुद्र का बुलावा हमेशा मुझ में गूंजता है, यानी कि ये तो उन बच्चों के लिए है जो समुद्र में जाके देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, नेवी में या फिर मे बी जो रिग्स पर काम करना चाहते हैं, है ना। सो द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी। रिमेंबर, जब भी नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन ऐसा स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद वर्ब हमें डिसाइड करना होता है तो हम वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक डिसाइड करते हैं। सो द कॉल ऑफ द सीज, द कॉल तो सिंगुलर है तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज हैज़। द कॉल ऑफ द सीज हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी। बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है कि समुद्र का बुलावा हमेशा मुझ में गूंजता है। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं द कॉल ऑफ द एयर और द कॉल ऑफ द स्काईज हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी, है ना।
सो हमेशा आसमान में रहने का या उड़ने का, हवा में रहकर देश की सुरक्षा करने का अगर आपका मन करता है तो आप ये कह सकते हैं द कॉल ऑफ द स्काईज हैव ऑलवेज फाउंड एन, हैव नहीं कहेंगे, हैज़ ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, it can be easily said that the population of the city is greater than any other city in India. Now, it can be easily said that the population of this city is greater than any other city in India. अब देखिए, now it can be easily said, चलिए be के बाद में verb का थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी ठीक है। ओके, that the population of this city is greater, इस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, किसी भी और शहर से या किसी भी और शहर की जनसंख्या से। यस रिमेंबर, यहाँ पे आपको दैन के पहले दैट ऑफ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दैन के पहले दैट ऑफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंपैरिजन गलत हो जाएगा। देखिए, अब इसको याद कैसे रखना है आपको, या पहचानना कैसे है, रादर याद नहीं रखना है, यहाँ पे आपको पहचानना है जब आप ये सेंटेंस में आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर जो बहुत आसानी से कर देते हैं। सो द पॉपुलेशन, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर होगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो इसके तुरंत बाद आपको नाउन ऑफ नाउन ये वाला स्ट्रक्चर फिर से रिपीट करना है, लेकिन नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हमारे पास दैट और दोज है। यहाँ अगर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल या सिंगुलर नाउन है तो आप दैट लिख दीजिएगा, और अगर प्लूरल नाउन होगा ऑफ के पहले तो आप यहाँ पे दोज ऑफ लिख दीजिएगा। यानी कि नाउन ऑफ नाउन, कंपैरेटिव डिग्री के पहले नाउन ऑफ नाउन आया तो यहाँ पे आप दैट ऑफ या दोज ऑफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द नेक्स्ट वन, गुलिवर्स ट्रैवल्स आर द मोस्ट fascinating adventure story that I have ever read. Gulliver's Travels are the most fascinating adventure story that I have ever read. Okay, अब देखिए द एरर इज इन द ए पार्ट। बहुत अच्छे, जिन भी बच्चों ने ए में एरर मार्क किया है वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं। याद रखिएगा, गुलिवर्स ट्रैवल्स जब हम कह रहे हैं तो एक ही स्टोरी की तो बात कर रहे हैं ना। आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? थ्री मस्किटियर्स भी एक कहानी है, अरेबियन नाइट्स एक कहानी है, गुलिवर्स ट्रैवल्स एक कहानी है, थ्री इडियट्स एक मूवी है। ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन हम एक्चुअली एक ही कहानी या मूवी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इज लिखना है, यहाँ पे आपको इज लिखना है। एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस, people blamed him for being a coward person. People blamed him for being a coward person. अरे मैम हम तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में उड़ा देंगे। नहीं 1 मिनट तो ज़्यादा हो गया मैम, सेकंड्स में उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने कल ही देखा था, ये तो हमने भाई कल ही देखा था। कावर्ड तो मैम नाउन है, तो नाउन के बाद दूसरा नाउन तुरंत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो गया और एरर है सी पार्ट में। अच्छा, कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मैम पहचाने कैसे, बेटा क्या आप ये कहते हो कि यू आर अ टीचर पर्सन? क्या आप ये कह सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट पर्सन? क्या आप ये कहते हो कि ही इज़ अ डॉक्टर पर्सन? डॉक्टर नाउन है, टीचर नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, तो ये नाउन है तो इसके बाद आपको पर्सन इस शब्द को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हेन माय फ्रेंड्स केम टू विजिट मी, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, व्हेन माय फ्रेंड्स केम टू विजिट अस at the railway station, they left some of their luggages. When my friends came to visit us at the railway station, they left some of their luggages. मैम इसको तो हम फर्स्ट रीडिंग में उड़ा देंगे। यस, लगेज तो अनकाउंटेबल है जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। The first error in front of you. I certainly differ with you in this matter. Certainly मतलब निश्चित तौर पर मेरी राय इस मामले में तुमसे अलग है। I certainly differ with you in this matter. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैम, आपने तो ये हमें बहुत अच्छे से करा रखा है। डिफर के साथ में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम, ना कि विथ। डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर ये वर्ब है, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है डिफरेंट, इसके साथ में भी आप फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और एक वर्ड और है इनडिफरेंट, जिसका मतलब है बेपरवाह, अनकंसर्न्ड।
उसके साथ में आप preposition यूज करेंगे to. Remember that. The next question, despite of the repeated warnings, बार बार warning देने के बावजूद, he touched a live electric wire. इसको लिव नहीं प्रोनाउंस करेंगे. जब ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो इसको हम लाइव कहते हैं. आप कहते हो ना क्रिकेट लाइव हो गया कि नहीं, क्रिकेट मैच लाइव हुआ कि नहीं, क्लास लाइव हुआ कि नहीं. लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं ना, लिव क्लास नहीं अटेंड करते हैं. सो जब इसी शब्द को वर्ब की तरह यूज करेंगे तब लिव कहना, लेकिन जब एक एडजेक्टिव की तरह यानी कि किसी नाउन की विशेषता, जब आप कहते हैं लाइव क्लास, कैसी क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है या मैम लाइव क्लास है ना. सो लाइव. Okay, so live electric wire and was electrocuted. Electrocuted मतलब बिजली किसी को लग के उसकी मौत हो जाना या बहुत ज़्यादा बिजली लगना. So उसको हम कहते हैं electrocuted. Despite of repeated warnings that he touched a live wire and was electrocuted. Yes, absolutely. ये बहुत 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 सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है मैम ये तो. लेकिन बच्चों, ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. रिमेंबर, हम हमेशा इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगेगा. दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, आप इन दोनों को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्नड मनी. वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्नड मनी. यस, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर. ना के बराबर कमाया हुआ पैसा जब है ही नहीं तो बचाओगे क्या, है ना. आपको कहना है मुश्किल से ये कमाया हुआ जो पैसा है इसको मुझे बचाना है. सो द एरर इज इन द बी पार्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनता से, परिश्रम से. हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर. सो द एरर इज इन द बी पार्ट. शी साउंडेड, एक्सक्यूज मी, she sounded very sadly after the death of her pet. She sounded very sadly after the death of her pet. Very good. मैम ये कॉन्सेप्ट तो अभी आपने एक क्लास पहले ही करवाया था कि नहीं स्टूडेंट्स. हमने देखा था 5 सेंस ऑर्गन्स. वी डिस्कस्ड द 5 सेंस ऑर्गन्स, सी, स्मेल, टच, टेस्ट, फील. टच नहीं, हम यहाँ पे फील लिखेंगे, ठीक है, एंड साउंड लिख देती हूँ मैं. जो 5 सेंस ऑर्गन वाले वर्ब्स होते हैं इनको कौन मॉडिफाई करता है, इनको एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है ना. सो शी साउंडेड मतलब उसकी आवाज से लगा, शी साउंडेड वेरी सैडली. नहीं, सैडली तो आपका एडवर्ब हो गया, आपको कहना है सैड, तो एरर है बी पार्ट में. शाबाश, बहुत ही बढ़िया. यहाँ तक सबका 4 आउट ऑफ 4 स्कोर चल रहा है कि नहीं? गुड, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर. You can trust this channel for the last news of this hour. Okay, शाबाश, बहुत अच्छे. You can trust. आप इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं. फॉर देखिए, लास्ट का मतलब होता है आखिरी और लेटेस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, सबसे नया, तरोताजा, है ना. सो ताज़ा खबर. सो ताज़ा मतलब बिल्कुल अभी अभी जो खबर आ रहा है मार्केट में, है ना. सो दिस आवर, इस घंटे के सबसे जो लेटेस्ट न्यूज है. लास्ट न्यूज सुन के क्या करोगे, कोई भी लास्ट न्यूज नहीं सुनना चाहता है, जो सबसे ताज़ा खबर है वो सुनना चाहते हैं, है ना. सो इसीलिए एरर है बच्चों आपका सी पार्ट में. देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर नहीं है लेकिन मीनिंग वाइज गलत शब्द का, गलत एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. शाबाश. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक. ये जो तुम चाल चल रहे हो ना उसको समझने के लिए वो वाइजर इनफ है. ही इज वाइजर इनफ मतलब वो बहुत समझदार है, वो तुम्हारी चाल समझ जाएगा. ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक. ओके, अब रिमेंबर स्टूडेंट्स, इनफ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये नाउन की विशेषता बताएगा और विशेषता उसकी संख्या में. हम कहते हैं इनफ नॉलेज. आई हैव इनफ नॉलेज. I want enough practice. I have enough food. Enough मतलब पर्याप्त, है ना. सो जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तब ये नाउन के पहले आएगा. लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, यहाँ पे ये किसकी तरह काम किया है, एडजेक्टिव की तरह. ओके, जब ये एडवर्ब की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स, सो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा और वो एडजेक्टिव भी कौन सी डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में. यानी कि वाइजर इनफ नहीं, आपको कहना है वाइज इनफ. आपको क्या कहना है, वाइज इनफ.
ठीक है, और इसका पोजीशन को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है ना। सो इनफ वाइजर अगर बोल दिया तो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रहे, इसीलिए मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट साथ साथ बता दिया है। नाउन के साथ आएगा तब नाउन के पहले आएगा, एडजेक्टिव के साथ में आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ में आया तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। सो वाइज इनफ, और एडजेक्टिव भी कौन से डिग्री में आएगा, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा, रिमेंबर दैट। वाइज इनफ, स्मार्ट इनफ, ब्यूटिफुल इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, राइट, गुड इनफ, नॉट बेटर इनफ, गुड इनफ, ठीक है। सो ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह। चलिए, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, एरर कहाँ है वो तो बताया नहीं। अरे मैम ये तो बिल्कुल क्लियर है, द एरर इज इन द ए पार्ट। पोजिशन तो ठीक है लेकिन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गलत यूज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ओके, ये तो बहुत 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 फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का और बहुत सिंपल है। द टू की जब आप बात करेंगे तब आप यूज करेंगे ईच अदर, ना कि वन अनदर। आप क्या यूज करेंगे, ईच अदर। दो की बात होगी तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर। अगर यहाँ पे दो के बदले तीन बहनें लड़ रही होती, द थ्री सिस्टर्स शाउटेड एट, तब आप कहते वन अनदर, ठीक है। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। बहुत अच्छे। द नेक्स्ट वन, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है मना करना, खंडन करना। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। दोनों भी चार्जेस, अब यहाँ पे चार्जेस का क्या मतलब है, रिमेंबर चार्ज का मतलब आरोप भी होता है और चार्ज का मतलब कीमत भी होता है ना। और चार्ज का मतलब मोबाइल फोन भी चार्ज करना होता है। यहाँ पर हम द चार्ज कह रहे हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, अब दोनों भी कीमत मना नहीं करेंगे या आरोप मना नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट, यहाँ पे आरोप वाला मीनिंग है। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। और मैम ने आप सभी को कल ही बताया था कि बोथ के साथ में हम नॉट यूज नहीं करते हैं, बोथ के साथ में हम नॉट यूज नहीं करते हैं। और बोथ नॉट, दोनों नहीं के लिए इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास वर्ड है नाइदर। रिमेंबर, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। मैं ये जो टॉप 10 एरर्स करवा रही हूँ एग्जामिनर्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो करवा रही हूँ। सो नाइदर ऑफ देम, आप क्या लिखेंगे, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट। अब नाइदर लिख दिया है ना तो नॉट भी हटाना है, ठीक है, बोथ और नॉट दोनों हटा के इसको हम नाइदर लिख देंगे। नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, मतलब दोनों में से कोई भी इन आरोपों पर मना नहीं करेगा या इन आरोपों का खंडन नहीं करेगा। एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे तो हमने नाइदर भी कह दिया और टू है तो दोनों में से दोनों नहीं है ना, तो ठीक है, यहाँ पे तो स्मार्ट क्वेश्चन था। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। Neither of the two friends has got their money back from the company. लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट नाइदर होता है, नाइदर, नाइदर ऑफ, ठीक है, सो नाइदर ऑफ के साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, पूरा सेंटेंस आपका सिंगुलर चलता है ना। सो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया तो यहाँ पे भाई प्लूरल प्रोनाउन कैसे, जनता जवाब चाहती है। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल एडजेक्टिव है रादर, कैसे, यहाँ पे तो हमें सिंगुलर ही यूज करना है, तो आप कहेंगे हिज। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। जब हम V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ब किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना। अब देखिए, यहाँ पे भी एक वर्ब है, यहाँ पे भी एक वर्ब है। हर वर्ब को, हर क्रिया को करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट यहाँ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर आपने मेंशन नहीं किया, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, फेवरेट क्वेश्चन है ये, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, ठीक है। सो V1 प्लस ING, इस वर्ब को कौन कर रहा है, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो ये वर्ब क्या करेगा, चुपके से जाएगा और इस सब्जेक्ट को चुरा लेगा, है ना। अब देखते हैं, अगर इस वर्ब ने इस सब्जेक्ट की चोरी की तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड। सो इस सेंटेंस का मीनिंग निकला रोड वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि रोड जो है नदी के किनारे चल रहा था और चलते चलते रोड राइज होने लगा।
रोड नदी के किनारे चल रहा था और चलते चलते रोड राइज होने लगा, मतलब उठने लगा। क्या रोड कभी चल सकता है? अरे नहीं भाई, चल तो यहाँ पे इंसान रहा था, है ना। सो अब हमें नहीं पता है कौन इंसान है, तो हम एक कॉमन सा नाउन ले लेंगे, वाइल, आई, यू, वी, जो कुछ भी है। आपको एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ना, आपको यहाँ पे एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर क्या था कि आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो हमने आई, ही, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो वाइल आई वॉज वर्किंग अलोंग द रोड, मतलब अलोंग द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के किनारे जैसे जैसे मैं चल रहा था। सो रोड बिगैन टू राइज, यानी कि रोड जो है वो ऊंचा होता गया, रोड जो है वो ऊंचा होता गया, है ना। सो वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, सो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है एंड द एरर वॉज इन द ए पार्ट। एंड आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। अब देखिए बट ये वर्ड जो है ये आप लोगों का गलत कंजंक्शन यूज हुआ है और इसीलिए एरर है सी पार्ट में। अब आप कहेंगे कि मैम बट गलत कंजंक्शन क्यों है? बट का मीनिंग क्या है? लेकिन। जब आप कोई लेकिन या विपरीत बात बताते हैं उसके लिए हम ये कंजंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे तो कोई विपरीत बात है नहीं, आप एक व्यक्ति की दो विशेषताओं की बात कर रहे हैं और इसको हमें जोड़ना है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, I cannot say if he has paid the fee or not. I cannot say if he has paid the fee or not. Very good. Again the error is in the C part. If के साथ में जब दो ऑप्शन हो, है ना, so यहाँ पे एक ऑप्शन है he has paid the fees or not, है ना। so यहाँ पे जब और not और के साथ में याद रखें कभी भी ही इफ का पेयर नहीं बनता है, आपको क्या लिखना है? वेदर, आपको क्या लिखना है? वेदर। सो भाई अब तो एरर आ गया है बी पार्ट में। सिंपल सी बात याद रखें, अगर आपके सेंटेंस में और है तो उसका पेयर इफ से कभी नहीं बनेगा, उसका पेयर बनेगा वो वेदर से, उसका पेयर बनेगा वेदर से। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so. Very good, बहुत अच्छे। Remember, although के साथ में हम कभी भी but का पेयर नहीं बनाते हैं। हम although के साथ में अगर पेयर बनाना है तो बनेगा yet से। Although these books are not useful, yet the students, हालांकि, although yet का मतलब होता है हालांकि फिर भी, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि और येट का मतलब होता है फिर भी। हालांकि ये बुक्स उपयोगी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स बाय करते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने किया था। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ पे सीनियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अभी नहीं, अभी सिर्फ एरर्स पे फोकस करें और उसके बाद क्लास के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 सीनियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोथ द रिच अलोंग विथ द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। जब पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती हैं तो रिच और पुअर इक्वली अफेक्ट होते हैं, रिच और पुअर इक्वली इफेक्ट होते हैं। आप बोलेंगे मैम अमीरों को क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क तो उनको भी पड़ता है ना, नुकसान तो उनका भी हो रहा है, कोई चीज़ महंगी मिल रही है। हाँ ये है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं और पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाकी दिक्कत तो दोनों को होती है। चलिए बताइए एरर। यस वेरी गुड, रिमेंबर बोथ के साथ में, अभी तक मैंने आपको कहा था कि बोथ बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाइए और देखिए कि बोथ के साथ में अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले क्लास में हमने अलोंग वाला, अलोंग द रिवर एक सेंटेंस था, तो एक बच्चे ने बोला अलोंग के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ। क्वेश्चन था अलोंग द रिवर वाला,
प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस सीरीज में, प्रीवियस सेशन में जो भी आप मेजर एरर्स करोगे उसको मैं आगे आने वाले सेशंस में क्लियर करती चलूंगी। इसीलिए आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करने से 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो ये, मुझे आप लोगों का इंडिविजुअली स्कोर पता चल जाता है। दूसरे, आप लोग जब भी ये सेशन देखोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, आप देख सकते हैं कि आपने इस सेशन में कैसा परफॉर्म किया था, तो एक तरह से एक रिकॉर्ड बन जाता है। तीसरे, जब आप लोग कुछ कमेंट करते हो, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे दिमाग में गलत चल रही है। ठीक है बच्चों? सो अलोंग द रिवर हम जब कहते हैं तो अलोंग द रिवर यहाँ पे विथ प्रेपोजिशन आपको फिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये है नदी, नदी के साथ साथ पैरेलली जब कोई चीज चलती है तो पैरेलली साथ में चलने के लिए एक प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग अपने आप में ही एक प्रेपोजिशन है ना? सो रास्ते के साथ साथ, अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर, कोई चीज अगर पैरेलल मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ में हम अलोंग यूज करते हैं। ठीक है? जब कोई टनल सा है, टनल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट के लिए हम थ्रू मूवमेंट कहते हैं। जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो थ्रू है ना? पैरेलल मूवमेंट हो रहा है अलोंग। अलोंग विथ अपने आप में ही एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो जोड़ने का काम कर रहा है। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर, यहाँ पे अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ है और ये रिच और पुअर को जोड़ने का काम कर रहा है, ये ध्यान रहे। ठीक है? चलो अच्छा आ जाओ। अब हमने क्या देखा? बोथ के साथ में अलोंग विथ एज वेल एज इन एडिशन टू, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो मैम किस शब्द का प्रयोग करें? बोथ के साथ में सिर्फ और सिर्फ एंड का पेयर बनेगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है बोथ द रिच एंड द पुअर, both the rich and the poor. ठीक है? So the error is in the A part. The error is in the A part. Now the next question. The police asked us about our movements on a night of crime. The police asked us about our movements on a night of crime. Okay, बहुत बढ़िया. Students remember, जब आपको पता है जिस रात अपराध हुआ था उस दिन आप बाहर घूमते हुए पाए गए थे, तो पुलिस ने आपसे पूछताछ की है। अब हम जिस रात की बात कर रहे हैं वो निश्चित हो गया है कि नहीं? जिस रात क्राइम हुआ था, सो हम यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं लिखेंगे, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, क्योंकि हम निश्चित रात की बात कर रहे हैं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स, कहाँ कहाँ गए थे तुम, क्योंकि उस दिन तुम भी बाहर घूमते हुए पाए गए थे। सो द पुलिस आस्क्ड अस about our movements on the night of crime. So the error is in the C part. The next question. He wanted to go to home as he was sick. He wanted to go to home. Oh भाई मैम, ये तो हमें पता है। हम home के साथ में go, arrive, come, reach, ऐसे जब verbs आ जाएं और सीधा सीधा ये शब्द आ जाए go, होम, तो हम इसके साथ में टू कभी नहीं यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है? गो, कम, अराइव, रीच, ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन होम के पहले एक पोजेसिव वर्ड आ गया, जैसे माय, राम्स, हिस, योर। अगर ऐसा शब्द आ जाता है तब आप टू का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सीधा होम आ जाएगा तो इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं करें। ठीक है? सो मैम ये वाले क्वेश्चन तो अब उड़ा देंगे। अगर आज नहीं हम इसको आंसर कर पाए या इसमें कोई भी थोड़ी भी शंका रह गई थी तो आज के क्लास के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट जज इन यू डिसाइड what punishment should be given to him. Let judge in you decide what punishment should be given to him. Okay, बहुत अच्छे. The error is in the A part. जो भी बच्चे डिसाइड कर पाए हैं कि एरर ए पार्ट में है वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं। चलिए, जो नहीं डिसाइड कर पाए हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं। जज, हर इंसान के अंदर एक जज होता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान भी होता है और बुरा इंसान भी होता है ना? सो हमारे अंदर का जो जज होता है वो बताता है ना कि जब भी कुछ होता है, कुछ गलत हुआ, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, इसको ये सजा मिलनी चाहिए, है ना? सो यहाँ पर आपके अंदर जो जज है, हम उस निश्चित जज की बात कर रहे हैं जो आपके अंदर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट द जज इन यू, जो आपके अंदर का जज है उसको डिसाइड करने दो कि उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। What punishment should be given to him? I hope this is clear, है ना? जैसे हम कहते हैं let the teacher in you, हर इंसान के अंदर एक टीचर भी होता है। किसी ना किसी को आप कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो ना, तो हर इंसान के अंदर एक टीचर भी होता है। तो मैं कहूंगी let the teacher in you decide how to teach your younger brother or sister. आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आपके अंदर का जो अध्यापक है
उसको डिसाइड करने दो कि आपके छोटे भाई या बहन को कैसे पढ़ाना है, ठीक है? सो लेट द जज इन यू, लेट द टीचर इन यू, ओके? चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका along with 2 vice presidents are elected for a 4-year term by the people. The president of Costa Rica along with 2 vice presidents are elected for a 4-year term by the people. चलो, बहुत अच्छे. अब along with को लेके एक और क्वेश्चन आ गया. बच्चों हमेशा याद रखना, along with, as well as, in addition to, accompanied by, like, unlike, besides and not, इन शब्दों से जब आप 2 नाउन्स को जोड़ते हैं तो द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हो गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, है ना? हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना. सब्जेक्ट 1 सिंगुलर था तो आपका वर्ब यहाँ पे आएगा सिंगुलर. आप लिखेंगे इज, एरर है बी पार्ट में. इसी क्वेश्चन में और एक एरर देखो कहाँ बन सकता था, और एक एरर बन सकता था अ 4-year टर्म. अगर आप सिंपली 4 years कहेंगे तो इसको आप प्लूरल लिखेंगे. आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 4 years. मैं दिल्ली में 4 साल रही, तो 4 years आपने कहा, है ना? लेकिन इसी 4 year को अगर आपने विशेषता बताने के लिए यूज कर लिया, एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया, तो इसका प्लूरल नहीं बनाना. अ 4-year टर्म, आप एक टर्म की बात कर रहे हैं, एक टर्म की बात कर रहे हैं, कार्यकाल जिसको हम कहते हैं, है ना? सो हमारे यहाँ पे कार्यकाल 5 साल का होता है, राइट? 5 साल के बाद हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो 5-year टर्म होता है, राइट? ओके, चलो बहुत अच्छे. यहाँ पे एक एरर बन सकता था. मैं साथ साथ और भी चीजें जो आपको डिटेल बता सकते हैं. ये 10 मिनट आपके बेस्ट 10 मिनट्स होने चाहिए. चलिए, द नेक्स्ट वन. ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. Good. The error is in the C part. Remember, all that glitters, जो भी चीजें चमकती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी चमकने वाली चीजें आप बोल रहे हैं, सो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है. इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है. सो ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है? सो जो भी चीजें चमकती हैं, ठीक है? आप बोलेंगे कि मैम ऑल तो प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है. सो देखो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज किया है ये सिंगुलर वर्ब है ना? जो वर्ब यूज किया है ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि यहाँ पर हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, जो भी चीजों की बात कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में हम सिंगुलर वर्ब. ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चीजें चमकती है, जरूरी नहीं है कि वो सोना है, तो यहाँ पे फिर से हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है. इज नॉट गोल्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. ही सेड दैट ही प्रिफर्ड कॉफी दैन टी. और ये है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन. प्रिफर के साथ हम हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे. कई बार ओवर भी लिख देते हैं, वो ओवर भी गलत आएगा, है ना? सो ओवर भी यहाँ पे नहीं आएगा. ही सेड दैट ही प्रिफर्ड कॉफी टू टी. प्रिफर के साथ में, प्रेफरेबल के साथ में हमेशा टू टी, टू प्रेपोजिशन आएगा. रिमेंबर दैट. The first question for you today. Many a man have succumbed to this temptation. Many a man have succumbed to this temption. ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर में ये एसएससी में भी आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है, एंड सीडीएस में भी आ चुका है. Many a man have succumbed to this temptation. Very good, बहुत अच्छे. अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको एरर लगेगा ए पार्ट में, लेकिन ये मेनी अ मैन, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है. बस ये है कि मेनी अ मैन के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है. सो द एरर इज इन द बी पार्ट. द एरर इज इन द बी पार्ट. रिमेंबर, मेनी के बाद में अगर आप नाउन लिखेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा. मतलब मेनी के बाद अगर लिखेंगे तो आपको लिखना है मेनी मेन, मेनी मेन. लेकिन मेनी के बाद में अगर अ या एन आर्टिकल आ जाए तो उसके बाद में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखना है, और उसके साथ में वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. वेरी गुड. द एरर इज इन द सी पार्ट. बहुत अच्छे बेटा. हम यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट्स की. एंड वैसे भी आप ऐसे पहचानो, अगर नाउन फिर उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन आ जाए और फिर उसके बाद में कोई भी और नाउन या नाउन फ्रेज कुछ भी आ जाए, है ना? सो यहाँ पे कोई भी नाउन फ्रेज या कुछ भी आ जाए, आपका
प्रेपोजिशन के पहले जो भी नाउन होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा. यहाँ पे नॉलेज ऑफ, अब आगे चाहे कुछ भी आ जाए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, कुछ भी हो, हम यहाँ पे प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे और हमारा एरर होगा सी पार्ट में, यानी कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, 10 में से अपना स्कोर आप मुझे बताएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन से अपना स्कोर नोट करना सभी बच्चे शुरू कर देंगे और आफ्टर द सेशन आप लोग मुझे अपना स्कोर आउट ऑफ 10 बताएंगे. इसके अलावा कितने क्वेश्चंस तो तुमने गलती की, मतलब अप्लाई नहीं कर पाए, और कितने नए कॉन्सेप्ट्स तुमने सीखे, ये भी मुझे ज़रूर बताते रहना, बहुत अच्छा लगेगा. मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह के सेशंस, शॉर्ट, स्वीट एंड पावर पैक्ड सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहने के लिए. वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम एन ऑफिसर. One of my desires are to become an officer. Very good. Remember, अभी अभी हमने देखा था ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा. सो हम कह रहे हैं वन ऑफ माई डिजायर्स, मतलब मेरी तो कई इच्छाएं हैं, उनमें से एक है. सो दैट मीन्स ए. बी पार्ट में एरर है. बी पार्ट में एरर है. इज वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम एन ऑफिसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, he told me that it was his friend's Sohan's house. He told me that it was his friend's Sohan's house. इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स डबल अपोस्ट्रोफे का एरर. शाबाश, बहुत अच्छे. जो भी स्टूडेंट्स आंसर मार्क कर पाए हैं, बहुत खतरनाक चल रहे हो आप सब. द एरर इज इन द सी पार्ट. इसको हम डबल अपोस्ट्रोफे का एरर कहते हैं. अब इसको हम इम्प्रूव कैसे करें? जो ये लास्ट वाला नाउन होगा इसको पहले लेके आएंगे. हम लिखेंगे house of his friend one minute, yeah, house of his friend Sohan. House of, he told me that it was the house of his friend Sohan. He told me that it was the house of his friend Sohan. The next question, the company has appointed consultants to help them increase its revenue and improve its financial position. एक बार फिर से पढ़िएगा. The company has appointed consultants to help them increase its revenue and improve its financial position. बहुत अच्छे. रिमेंबर, हम तो बात कर रहे हैं कंपनी की. हम बात कर रहे हैं कंपनी की जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम देम नहीं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे इट. अगर आप गौर करेंगे तो देखिए आगे इट्स लिखा है, यहाँ पर भी इट्स रेवेन्यू लिखा है, मतलब आगे सब जगह तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया है, एक जगह एरर दे दिया है. सो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प इट increase its revenue and improve its financial position. The next question, a good friend of me has been in the army for 20 years. A good friend of me has been in the army for 20 years. बहुत 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 अच्छे. जो भी स्टूडेंट्स एरर पकड़ पाए हैं उनका प्रोनाउंस का टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है. A good friend of, I का मतलब होता है मैं, me का मतलब होता है मुझे, और माइन का मतलब होता है मेरा, मेरा, मेरी, है ना. अब यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं अ गुड फ्रेंड ऑफ, एक अच्छा दोस्त मेरा. हम यहाँ पे कहना चाहते हैं मेरा एक अच्छा दोस्त, तो हम यहाँ पे मी नहीं माइन लिखेंगे. अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन इन द आर्मी फॉर 20 years. A good friend of mine has been in the army for 20 years. The next question, he feels his troubles as much or even more than they. He feels his troubles, यानी कि उसको अपनी मुसीबतें कैसी महसूस हो रही हैं, as much or even more. देखो than के पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा, आ गया, लेकिन समानता बताने के लिए हम लोग ने देखा है as पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव as, है ना. सो as पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव as. अब यहाँ पे देखो हमने लिखा as much, यहाँ पे हम क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं. हमने कुछ ऐसे भी फ्रेजेस देखे थे, as far as long as far as मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, as long as मतलब जब तक के, as long as बिल्कुल उसी तरह से as much as मतलब जितना.
ही फील्स हिज ट्रबल्स, वो अपनी मुसीबतें उतना ही महसूस करता है, और इवन मोर या शायद ज़्यादा, और इवन मोर या शायद ज़्यादा, दैन दे, उनसे ज़्यादा, है ना। सो यहाँ पे हमें समानता बताने के लिए एज मच एज कहना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टोल्ड टू हर फ्रेंड टू बाय अ न्यू मोबाइल। मदर टोल्ड टू हर फ्रेंड टू बाय अ न्यू मोबाइल। अब ये जिन बच्चों का एरर बिल्कुल सही हो गया, उनको नरेशन में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, टेल के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, टेल के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है। रिमेंबर, सेड के बाद में, से या सेड के बाद में बल्कि टू का प्रयोग होता है, और फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन टेल या टोल्ड के बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखते हैं। टेल या टोल्ड के बाद में टू का जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज द मास्टर की विच विल ओपन ऑल क्लोज्ड डोर्स। जितने भी बंद दरवाजे हैं उनको खोलने का एजुकेशन एक मास्टर की है। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं खोल सकता, लेकिन एजुकेशन बंद दरवाजों को खोलने का मास्टर की है। एजुकेशन इज द मास्टर की विच विल ओपन, यस बहुत अच्छे। सो विल एक मॉडल है, और मॉडल के बाद में तो हम वर्ब का V1 फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि हम कहेंगे ओपन। एजुकेशन इज द मास्टर की विच विल ओपन ऑल क्लोज्ड डोर्स, सभी बंद दरवाजे शिक्षा खोल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और इसके बाद में एक बम्पर क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप सबने कल काफी गलत दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ही इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज। He is enough tall to be selected as an officer in the armed forces. Yes, very good. ये तो कॉन्सेप्ट मैम हम अभी कुछ दिन पहले किए हैं, इसको तो हम उड़ा देंगे। अब हम कहते हैं टॉल इनफ, एडजेक्टिव हमेशा इनफ के पहले आएगा, एडजेक्टिव हमेशा इनफ के पहले आएगा, और वो भी पॉजिटिव डिग्री में आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में तो था, लेकिन इसका पोजिशन गलत हो गया था, तो हम कहेंगे ही इज टॉल इनफ। तो एरर है आपका ए पार्ट में, ही इज टॉल इनफ to be selected as an officer in the armed forces। वो इतना लंबा है, उसका कद इतना है कि वो ऑफिसर के तौर पर एक आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्ट हो सकता है। Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot। अगर तुमने सेफ यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, चलो ये भी होमवर्क में आप सारे बच्चे बताएंगे मुझे। यहाँ पे सेफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? So unless you do not give the keys of the safe, अगर तुमने सेफ की चाबियां नहीं दी तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। You will be shot। Yes, very good, बहुत अच्छे, बहुत खतरनाक। जिन भी बच्चों ने पहले ही रीडिंग में एरर पकड़ लिया वो बहुत ही खूंखार हो चुके हैं। Unless you do not, unless वाले पार्ट में याद रखना, unless वाले पार्ट में नॉट भी नहीं आएगा और विल भी नहीं आएगा। कभी कभी विल देके सेंटेंस में एरर दे देते हैं। सो बच्चों याद रखना, अनलेस वाले पार्ट में विल और नॉट नहीं आएगा। आगे विल आ सकता है और नॉट भी आ सकता है आगे वाले सेंटेंस में, ठीक है, आगे वाले क्लॉज में रादर। ओके, अब याद रखिएगा कीज के साथ में अगर की का मतलब होता है चाबी, तो हम कहते हैं कीज ऑफ द हाउस, है ना, कीज ऑफ द हाउस। लेकिन अगर की टू सक्सेस, की ऑफ सक्सेस नहीं, यहाँ पे अगर मीनिंग चाबी होगा तो हम की ऑफ इसके साथ में प्रेपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन की टू सक्सेस हम तब कहते हैं जब कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। अब यहाँ पे ये फिजिकल चाबी, एक्चुअल फॉर्म ऑफ चाबी नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे की टू सक्सेस। नाउ द नेक्स्ट वन, स्केर्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। Scarcely we had reached the office when it started raining cats and dogs। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस स्केर्सली, बेरली, हार्डली या नो सूनर से शुरू हो तो स्केर्सली के तुरंत बाद हार्डली, रेयरली या फिर नो सूनर के तुरंत बाद आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो अपने पोजीशन पे है, यहाँ पे पोजीशन में गड़बड़ हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे स्केर्सली हैड वी रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। याद रखिएगा इसमें दो और एरर्स पूछे जा सकते हैं।
स्पेशली बैंकिंग के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ए में भी एरर दे दिया, बी में भी एरर दे दिया, सी में भी एरर दे दिया, डी में नो एरर है और ई में ऑल आर करेक्ट ऑप्शन आ जाता है या ऑल आर रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, ऑल आर करेक्ट या ऑल आर रॉन्ग। और अब आपसे वो पूछते हैं कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है, वो आपसे ये पूछते हैं कौन से वाले पार्ट में एरर नहीं है। तो देखो, अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो मैं यहाँ पे ये इन्वर्जन का एरर दे दूंगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट में स्केर्सली के साथ में पेयर बनता है व्हेन का, हार्डली के साथ में पेयर बनता है व्हेन का, नो सूनर के साथ में पेयर बनता है THAN दैन का। सो ध्यान रहे, यहाँ पे स्केर्सली के साथ व्हेन, ये बिल्कुल सही है। एंड रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स कभी भी नहीं होता है, याद रखना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सीधा सीधा लिखना है। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है, यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है, यहाँ पे भी एरर पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली है यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, तीनों जगह पर एरर पूछा जाता है। द टीचर scolded him always because he rarely reached school on time. The teacher scolded him always because he rarely reached school on time. Very good students, if you have been able to identify the error. The teacher always scolded him. यहाँ पे जो आपका adverb of frequency है, ये क्या है students? Adverb of frequency. Adverb of frequency हम मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। द टीचर ऑलवेज स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही रेयरली रीच्ड। देखो यहाँ पे भी रेयरली, ऑलवेज, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। देखो ये मेन वर्ब के पहले आया है ना, ये वाला जो मेन वर्ब के पहले नहीं आया है, तो आपका एरर है बी पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली, सेड द मैनेजर टू हिज एम्प्लॉइज। प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली, सेड द मैनेजर टू हिज एम्प्लॉइज। ओके, वेरी गुड। रिमेंबर, प्लीज लिसन, हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो विथ के बाद, पहली बात तो विथ क्या है, प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। ये क्या है, ये एडवर्ब है। हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या तो विथ के बाद में हमने नाउन ऐड कर दिया, मतलब विथ केयरफुलनेस, ठीक है, विथ केयरफुलनेस, या तो आपने नाउन ऐड कर दिया, केयरफुली का नाउन फॉर्म होगा केयरफुलनेस। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम विथ को ही हटा दें। प्लीज लिसन, सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से, ध्यान पूर्वक। सो हम विथ को भी हटा सकते हैं, और विथ हटा के बल्कि हमारा सेंटेंस सही बन रहा है, अच्छा बन रहा है सेंटेंस। देखो करेक्ट तो इससे भी हो जाएगा, विथ केयरफुलनेस करेक्ट इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम कई बार ये भी देखते हैं कि सेंटेंस ज्यादा अच्छा कैसे बना है। सो प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट विथ केयरफुली, नहीं केयरफुली। सो एरर है आपका ए पार्ट में, ये तो निश्चित है। इंप्रूवमेंट देख लीजिए, ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट ये होगा कि आप विथ हटा दीजिए। प्लीज लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली, कृपया अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने, सेड द मैनेजर टू हिज एम्प्लॉइज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, no sooner the train reached at the station than the passengers began to occupy their seats. No sooner the train reached at the station than the passengers began to occupy their seats. बहुत अच्छे, अभी अभी कराया था, प्लीज गलत मत करना ये। हाँ, सो नो सूनर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली से अगर आप सेंटेंस को शुरू करते हैं तो यहां पर आना चाहिए आपका पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, द ट्रेन और रीच्ड, ये V2 है। अब V2 वाले में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डिड। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस में डिड ऐड करते हैं तो डू डज डिड के साथ में, याद है ना सभी को, हमने क्या किया था, डू डज डिड के साथ में मेन वर्ब तो V1 में आता है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नो सूनर डिड द ट्रेन, नो सूनर डिड the train reach at the station than the passengers began to occupy their seats. Okay, chaliye. Then the next question, as Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot.
as Amir Khan is a perfectionist, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot. Okay, बहुत अच्छे. So the error is in the B part. The error is in the B part. Remember students, as का अगर मीनिंग क्योंकि निकला, as का मीनिंग क्योंकि निकला, तो इसके साथ में सो का प्रयोग नहीं होगा. as के साथ सो का प्रयोग तब होगा जब इसका मीनिंग होगा जैसा तैसा. एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, एग्जाम में भी आता है, as you sow so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना हम. सो एज यू सो का मतलब होता है बोना. एज यू सो, SOW सो है, SAW सो नहीं है, SOW. एज यू सो शाल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी. ठीक है. सो यहाँ पर एज के साथ में सो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा तैसा, जैसा वैसा, ये मीनिंग आ रहा है. ठीक है. लेकिन याद रखना, अगर एज का मीनिंग क्योंकि निकला तो उसके साथ में सो का पैर नहीं बनेगा, तो आपको सो हटाना है. सो एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, ही ऑलवेज इंसिस्ट्स के साथ में, देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें सीख सकते हो. इंसिस्ट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा ऑन. ही इंसिस्ट्स ऑन रीटेक्स टिल ही इज सैटिस्फाइड. सैटिस्फाइड के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा विथ. सैटिस्फाइड विद द शॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर. He threw the bucket into the river and returned home without any water. शाबाश. हमने देखो ये प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से कर रखा है. प्रीवियस सेशंस में हमने बहुत अच्छे से कर रखा है कि जंप के साथ में इनटू लिखेंगे, लेकिन थ्रो के साथ में इन लिखेंगे. थ्रो के साथ में इन लिखेंगे. He threw the bucket in the river. So the error is in the B part. रिटर्न के साथ में अगर टू होम लिखते तो यहां पर भी एरर आ जाता. रिटर्न के साथ में टू होम लिखते तो भी एरर आ जाता. रिटर्न के साथ में बैक लिखते तो भी एरर आ जाता. सो रिटर्न बैक होम नहीं, रिटर्न, रिवर्ट, रिप्लाई शब्दों के साथ में हम बैक नहीं लिखते हैं. रिटर्न होम विदाउट, क्योंकि यहाँ पे विदाउट नेगेटिव सेंस आ गया है, तो आपने यहाँ पे एनी लिखा है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सम लिखते हैं. सो यहाँ पे आपने एनी लिखा है. देखिए कितनी सारी चीजें आपको एक सेंटेंस में सीखने को मिलेंगी. ठीक है. अब एग्जामिनर एरर कहीं पे भी दे सकता था. थ्रो के साथ में इन लिख देगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टू होम, ये भी प्रेपोजिशन का एरर है. ठीक है. विदाउट सम वाटर, ये आपका एडजेक्टिव का एरर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम एक क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें जहां पे भी एग्जामिनर आपसे एरर पूछ सकता है, हर चीज को एनालाइज कर लेंगे. चलिए अगला क्वेश्चन, ओनली आफ्टर अ ईयर ही रिकवर्ड फ्रॉम द कोमा. Only after a year he recovered from the coma. चलिए बताइए किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे. रिमेंबर द एरर इज इन द बी पार्ट. अगर स्टूडेंट्स पहचान पाए हैं, बहुत शानदार. ओनली आफ्टर अ ईयर, ऐसे जो शब्द होते हैं, ओनली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, सिर्फ पिछला महीना नहीं, इसका मीनिंग ओनली लास्ट मंथ. ओनली आफ्टर अ ईयर, इसका मतलब है एक साल बाद ही. यहाँ पे ओनली सिर्फ वाला मीनिंग नहीं देता है, ही वाला मीनिंग देता है. पिछले ही साल, ओनली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने. और जब भी इन फ्रेजेस से आपका सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली लास्ट मंथ, ओनली देन, सिर्फ तब, इनसे जब आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आगे आप फॉलो करेंगे इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, है ना. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, उसमें जो कॉन्सेप्ट किया था वो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर मेन वर्ब आ गया है. अब बताइए चेंज क्या करेंगे. यस, वेरी गुड. ओनली आफ्टर अ ईयर डिड ही रिकवर. Only after a year did he recover from the coma. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स. It is 2:30 in my watch. It is 2:30. हाफ मतलब आधे घंटे, पास्ट मतलब बज के हो गया, 2 बज के, हाफ मतलब 30 मिनट्स. सो 2:30 बज गए हैं. यस, वेरी गुड. हम इन माई वॉच कभी भी नहीं कहते हैं, बाय माई वॉच कहेंगे.
ठीक है, बाय माई वॉच इट इज 2:30 मतलब 2:30 बज रहे हैं मेरी घड़ी में. हम हिंदी में मेरी घड़ी में कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी इन preposition लगा देते हैं. रिमेंबर यू हैव टू से इट इज 2:30 बाय माई वॉच. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. ये जो लड़की है ये अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उतनी सभ्य नहीं है, बड़ी बदतमीज सी है ना. चलिए, है ना, तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे ये फैक्ट है. खैर चलिए, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. मतलब अपनी बहन जैसी कल्चर्ड सभ्य तो नहीं है, लेकिन सुंदर ज्यादा है. वेरी गुड. द एरर इज, शाबाश, बहुत अच्छे. द एरर इज इन द बी पार्ट. कैसे? रिमेंबर, कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने लिखा है, ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री लिखा है और किसी चीज से आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, एक तो यंग लेडी, दूसरी उसकी सिस्टर, तो याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बाद में दैन आना अनिवार्य है. दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. In the function, she neither did. I did not participate in the function. She neither did. देखिए, जब भी हमें इस सेंटेंस में, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सबसे पहली बात तो एरर बता दो, किस पार्ट में एरर लग रहा है या नो एरर लग रहा है. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. द एरर इज इन द सी पार्ट. रिमेंबर, जब भी आप किसी ना वाली बात में, नेगेटिव बात में हामी भर रहे हैं, हामी भरना मतलब हाँ में हाँ मिलाना है ना. अब यहाँ पे ना में ना मिला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही उसने. तो जब भी हमें कहना है कि आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना ही उसने. अब इसको हम लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम नाइदर से शुरू करेंगे, हम नाइदर से शुरू करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे नाइदर डिड शी. हम लिखेंगे नाइदर डिड शी, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आया फिर सब्जेक्ट. क्या है ये स्ट्रक्चर? कल वाले ही क्लास में आपको बताया था, इन्वर्जन. सो नाइदर से सेंटेंस शुरू करेंगे और इसके बाद इन्वर्जन लगाएंगे, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, यानी कि नाइदर डिड शी. ओके. इट वाज बिटर कोल्ड yesterday ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे. इट वाज बिटर कोल्ड yesterday due to which we had to stay at home the whole day. ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. मुझे लगता है कि बहुत कम ही बच्चे इसका आंसर कर पाए होंगे, है ना. जो भी बच्चे आंसर कर पाए हैं, वेरी गुड. जो नहीं कर पाए हैं वो सीखेंगे. देखो, इट वॉज कोल्ड, यानी कि आप वॉज कोल्ड, कैसा? कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है ना. अब बिटर भी क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है. बिटर का मतलब कड़वा भी होता है, बिटर का मतलब होता है कपकपी छुटा देने वाला, जैसे ठंड के लिए भी हम बिटर कोल्ड कहते हैं. ठीक है. खैर, बिटर गलत होता है, इसका सही क्या होगा मैं भी आपको बताती हूँ. पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या कभी एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव की विशेषता बताता है? नहीं, है ना. एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए. ये तो एडजेक्टिव था, तो इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव में एल वाई लगा के. तो हम लिखेंगे इट वॉज बिटरली कोल्ड. It was bitterly cold yesterday due to which we had to stay at home the whole day. The next one. अब यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम होम के साथ कोई preposition नहीं आता. जब घर में रहने की बात आती है तब आप stay at home कह सकते हैं. Go, come, arrive, reach जैसे शब्दों के साथ में अगर home आएगा तब कोई preposition नहीं आएगा. ठीक है, तब कोई preposition नहीं आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The child refused to go to school as the behavior of the teacher was much too careless. The child refused to go to school because the behavior of the teacher was much too careless. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. The error is in the C part. Remember, एक तो structure है too much, लेकिन टू मच के बाद में क्या आता है? नाउन. टू मच के बाद में क्या आता है? नाउन. और मच टू दूसरा स्ट्रक्चर है आपका, मच TOO2. मच टू के बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव. मच टू के बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव. यहाँ पे मच टू है और केयरलेस, केयरलेस तो एडजेक्टिव है. तो हमारा, सॉरी ये सी नहीं है, हमारे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. द आंसर इज नो एरर. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. चलिए द नेक्स्ट वन. ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग
exceptional writing skills. However, his recent article was none too impressive. He boasts of having exceptional writing skills. Boast का मतलब होता है दिखावा करना, to feel proud about, किसी चीज़ पर अभिमान होना. So he boasts of, उसको किस बात पर अभिमान है? Exceptional writing skills. उसकी लिखने की कला. यहाँ पे हम हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्या लिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं. So exceptional writing skills. However, his recent article was none too impressive. यस ये भी सेंटेंस मुझे पता है गड़बड़ तो किया होगा काफ़ी सारे लोगों ने. इसमें भी नो एरर है. ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. आपको गड़बड़ लगा होगा, दाल में कुछ काला यहाँ ज़रूर लगा होगा, है ना. नन टू इम्प्रेसिव. अब याद रखना यहाँ पर बच्चों नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी. नन टू का मीनिंग निकलता है नॉट वेरी. तो हमारा सेंटेंस देखो, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स, हाउएवर हिज रीसेंट आर्टिकल वाज नॉट वेरी इम्प्रेसिव. वो अभिमान तो करता है कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स है, लेकिन उसका रीसेंट आर्टिकल जो हाल ही में आर्टिकल आया था वो नॉट वेरी, इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली वेरी द बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस. अब आप बोलेंगे मैम ओनली वाला तो आपने कल ही पढ़ाया था. ठीक है, सो ओनली वेरी द बेस्ट, ओनली वेरी द बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस. अब कल आपको जो बताया था वो इन्वर्जन वाला था, मतलब ओनली के बाद में नाउन आएगा. ठीक है, ओनली द वेरी बेस्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस. ठीक है, अब यहां पर ओनली का मतलब होता है सिर्फ. यहां पर ओनली का मीनिंग निकला सिर्फ, तो कल वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं अप्लाई होगा. सिर्फ कौन सा वाला? यस, वेरी गुड. जब हम वेरी को सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज करते हैं तब आर्टिकल द इसके पहले आएगा. ओनली द वेरी बेस्ट, इस तरह से आप लिखेंगे ओनली द वेरी बेस्ट. ओनली द वेरी बेस्ट. आप कहेंगे कि मैम क्या ये सुपरफ्लुअस हो रहा है? नहीं, सुपरफ्लुअस नहीं हो रहा है. ये बस एक बताने का तरीका होता है कि ओनली द वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस. ठीक है, सो याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के साथ में बेस्ट है, लेकिन कितना बेस्ट है ना. वेरी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है. ठीक है, सबसे अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा. सो द वेरी बेस्ट. ठीक है, सो द एरर इज इन द ए पार्ट. ओके, द नेक्स्ट वन. To me, it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects. To me, it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects. Okay, बहुत अच्छे. Now look at this. जब आप of all the subjects कह रहे हैं, तो more interesting कहेंगे या most interesting? Yes, so the error is in the B part. So to me, it appears that anthropology is the most interesting of all the subjects. The next question. In his old age, a person is likely to get more weak day by day. In his old age, a person is likely to get, बुढ़ापे में कोई भी इंसान likely है, संभावना है, likely to get more weak day by day. Okay, जब एक ही पर्सन, सेम पर्सन की दो क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, सेम पर्सन की टू क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, तो जो क्वालिटी ज्यादा है उसके लिए हम बोलते हैं मोर वीक. यहाँ पे तो हम एक ही क्वालिटी बात कर रहे हैं, एक ही क्वालिटी बात कर रहे हैं, है ना. सो यहाँ पे आपको मोर वीक के बदले वीकर लिखना है. आपको यहाँ पे वीकर लिखना है. ठीक है, क्योंकि क्वालिटी तो एक ही है कि बुढ़ापे में इंसान दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जाता है डे बाय डे. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize. Economize का मतलब होता है खर्च बचाना. खर्च बचाना. अगर मैं खर्च नहीं बचाता हूँ, ठीक है, तो I'm sure कि मेरे monthly, all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize. Okay, so the error is in the B part. कितने बच्चे से आंसर कर पाए? सच सच बताना. I'm sure that all my monthly expenses. Remember expenses अगर आपने बोल दिया, monthly expenses आपने बोल दिया तो उसमें all आ गया.
सब कुछ आ गया, पूरे महीने भर के खर्चे आ गए, तो ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है। एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई इज फर्दर नहीं, फर्दर तो इन जनरल जब आप आगे की बात करते हैं, लेकिन जब आप दूरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे मुंबई इज फार्दर। So the error is in the B part. Mumbai is farther from Delhi than Patna. The last question for today. On being asked about his health, Shekhar said that he was quite all right. On being asked about his health, Shekhar said that he was quite all right. काफी ठीक था वो, है ना? So यहाँ पे क्या error है? बताओ, बहुत बहुत प्यारा सा छोटा सा error है। सो हम क्वाइट के साथ में ऑल नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वाइट का भी मतलब है काफ़ी, ठीक है, और ऑल का भी मतलब है काफ़ी। ऑल का तो मतलब है ही पूरा, तो अब पूरा काफ़ी कुछ नहीं होता है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ही वॉज, या तो क्वाइट राइट लिखिए या तो ऑल राइट लिखिए, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। ही सेड दैट ही वॉज क्वाइट राइट या ही वॉज ऑल राइट, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू पास टाइम thus. It is difficult for anyone to pass time thus. Yes, very good. The error is in the C part. The error is in the C part. अब आप पूछेंगे कि error क्या है? भाई error 2 के बाद में verb का V1 फॉर्म आना चाहिए और वो है pass. और वो है pass. Past तो adjective हो गया. Past तो adjective हो गया, है ना? हम कहते हैं past, हम मेरा past है ना, इसको हम जैसे past एक्शंस हम कहते हैं ना, सो पास्ट एक्शंस, सो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। एंड माई पास्ट मतलब यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर दिया है ना, सो ये नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का काम कभी नहीं करता। सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू पास टाइम दस का मतलब होता है इस प्रकार से। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ अगो। माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ अगो। वेरी गुड। द एरर इज इन द ए पार्ट। अब एरर क्यों ए पार्ट में आ गया? अ मंथ अगो मतलब एक महीने पहले, एक महीने पहले मतलब ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाला, है ना। सो पास्ट हो गया, पास्ट के लिए हम सिंपली V2 लिखेंगे। हम सिंपली V2 मतलब माई वाइफ गॉट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में, है ना। कोई भी पास्ट टाइम हो, येस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंडे, लास्ट मंथ, इस तरह से लास्ट ईयर, अगर आप कोई पास्ट टाइम का मेंशन करते हैं तो इसके साथ में हम सिर्फ और सिर्फ V2 या नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 month. Mr. Praful Patel is not attending his office for the last 1 month. Yes, absolutely. The error is in the B part. For के साथ में अगर ड्यूरेशन आ जाए, for के साथ में ड्यूरेशन आ जाए तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको यूज करना है। यानी कि आप कहेंगे हैज नॉट बीन अटेंडिंग, इज नॉट नहीं, हैज नॉट बीन अटेंडिंग। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे अगर फॉर और सिंस प्लस टाइम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कोल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कोल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। वेरी गुड। द एरर इज अगेन इन द बी पार्ट। आप देख सकते हैं कैसे वोकैबुलरी आपका एरर बन के आप लोगों के स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस में आ सकता है। बच्चों कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, पार्टनर इन क्राइम होना, ठीक है। एंड कोलिजन का मतलब होता है टकराव, कोलिजन का मतलब होता है टकराव। अब बिजी रिंग रोड पर ट्रक और ऑटो के बीच में मिली भगत हुई या टकराव हुआ? टकराव हुआ है तो हमें कहना है कोलिजन, हमें कहना है कोलिजन। सो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। द एरर इज इन द बी पार्ट। देखिए वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी भी आपके स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस में भी इस तरह से चुपचाप टपक पड़ सकते हैं। सो अलर्ट रहें। द नेक्स्ट वन।
There is still little tea left in the cup. There is still little tea left in the cup. Very good. The error is in the B part. बस 2 बार रीडिंग में आपको एरर समझ आ जाना चाहिए. हमारे इन सेशंस का मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और उसके साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए. सो देयर इज स्टिल लिटिल टी लेफ्ट. स्टिल मतलब अभी भी है. लेफ्ट इन द कप. लिटिल का मतलब होता है नो. लिटिल का मतलब होता है नो. हमें तो कहना है सम टी, थोड़ा सा चाय अभी भी बचा हुआ है, तो हम कहेंगे अ लिटिल. हम कहेंगे अ लिटिल. लिटिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टी अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए हम अ लिटिल कह रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट. द फास्टर ही कंप्लीट्स हिज वर्क, the work given to him, the largest will be his profit. Very good. All the students who've been able to identify this, wonderful performance. The faster, याद रखना, comparative degree. जब 2 comparative degrees proportion में चलें, तो दोनों comparative degrees के साथ हम दोनों के साथ में हम article the use करते हैं और दोनों भी comparative degree में ही होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं the higher the demand, the greater the price. ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है. द हायर द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी द हायर द प्राइस, उतना ही उसका कीमत होगा. द हायर द डिमांड, द हायर द प्राइस, है ना. बिल्कुल उसी तरह से द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट. द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट. सो द एरर इज इन द C part. The next question. The laborers relax between 4 p.m. to 5 p.m. The laborers relax between 4 p.m. to 5 p.m. Very good. Between के साथ में पेयर बनता है and का. Between के साथ में पेयर बनता है and का. तो आपका एरर है C part में. ठीक है. From के साथ में बच्चों पेयर बनता है from 4 p.m. to 5 p.m. या फिर आप कहेंगे बिटवीन. अगर बिटवीन ही रखना है तो बिटवीन के साथ में पेयर बनाइए एंड. मतलब 4 और 5 के बीच. 4 और 5 के बीच. फ्रॉम मतलब से, 4 बजे से, टू मतलब तक, 5 बजे तक. ठीक है. चलिए. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस. Because he is intelligent, therefore he gets good marks in all the examinations. And very good. The error is in the B part. जब आपने पहले ही कह दिया क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए. बिकॉज का मतलब है क्योंकि. क्योंकि वाले जितने भी शब्द है, बिकॉज, सिंस, इनके साथ में इसलिए वाले वर्ड्स सो देयरफॉर नहीं यूज करेंगे. क्योंकि वाले कौन से वर्ड्स है बच्चों? क्योंकि वाले वर्ड्स है बिकॉज, सिंस, एज, ये क्योंकि वाले वर्ड्स है. और इसलिए वाले वर्ड्स कौन से हैं? देयरफॉर, सो, हेंस, है ना. सो याद रखना क्योंकि और इसलिए ये दोनों साथ में हमें कहने की जरूरत नहीं है. या तो आप क्योंकि वाला वर्ड कहिए या तो इसलिए वाला वर्ड कहिए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed to the principal's order or not. I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed. Pay heed का मतलब होता है ध्यान देना. Heed का मतलब होता है attention. ठीक है. Heed का मतलब होता है attention. So pay any heed, pay any attention to the principal's order or not. Very good. Again the error is in the A part. बच्चों और not अगर आ जाए सेंटेंस में तो हम यहाँ पे इफ नहीं, हम यहाँ पे वेदर यूज करेंगे. अगर और नॉट आ जाएगा तो आप इफ नहीं वेदर यूज करेंगे. आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अकबर बिकेम heir to the throne at the young age of 13. अकबर became heir to the throne. इसको हेयर नहीं प्रोनाउंस करना, याद रखना. ठीक है. एक तो हेयर है ये वाला बाल वाला हेयर, एक तो हेयर है खरगोश वाला हेयर, और इसको आप प्रोनाउंस करोगे जैसे हवा प्रोनाउंस करते हैं हम. हवा के जैसे चलती है एयर. ठीक है. सो एयर बिल्कुल उसी की तरह आप प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है. सो अकबर Akbar became heir to the throne at a young age of 13. चलिए, the error is in the A part.
ठीक है, यहाँ पे एयर अगर आप बोल रहे हो तो इसके साथ में आपका आर्टिकल आएगा एन, ठीक है, इसके साथ में आर्टिकल आएगा अ हेयर, इसके साथ में भी आर्टिकल, वैसे तो नहीं आता है इसके साथ में कोई आर्टिकल, लेकिन अगर एक बाल की हम बात कर रहे हैं, 1 हेयर 2 हेयर्स, ठीक है, तो हम अ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सर के पूरे बाल की बात कर रहे हैं तब आर्टिकल अ नहीं आएगा, याद रखेंगे, ये इसका मतलब होता है खरगोश, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्योंकि एयर जैसा है, वावल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ में आर्टिकल आएगा एन, ठीक है, हाँ, इसके साथ में आर्टिकल आएगा एन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रिमेंबर, यू हैव टू कमेंट योर स्कोर्स, यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस